नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। केंद्र सरकार ने आखिरकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर 5 साल की पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने इस संगठन के खूनी खेल और काले कारनामों की लंबी फेहरिस्त भी जारी की है। पर क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ही सबसे पहले करीब 2 साल पहले ही इस संगठन की गतिविधियों पर सवाल उठाए थे और इसे बैन करने की मांग की थी। और आज जब पीएफआई को बैन कर दिया गया तो योगी आदित्यनाथ ने कहा ये नया भारत है, यहाँ आतंक की स्वीकार्य नहीं है। तो आज मोदी सरकार की आतंक पर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीएफआई को बैन करना कितना बड़ा फैसला? देखिए, ये फैसला तो ऐतिहासिक कहा जा सकता है। ये फैसला इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि भारत में जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चली है उसको एक बड़ा झटका लगा है। लगातार हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो एक तरीके से इस वर्ग को गुमान था कि बिना इनके सत्ता पर कोई काबिज नहीं हो सकता है। आप नेहरू के इरा से देखेंगे तो अभी तक के समय में किसी भी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे तो, इनको इग्नोर करने की कोशिश नहीं की। एक तरह से इन्हें ऐसी भूमिकाएं देते रहे कि बिना मुस्लिमों के समर्थन के हिंदुस्तान में सत्ता मिल ही नहीं सकती है। नेहरू ने भी उसी तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ाया और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के समय आते आते ये तुष्टीकरण की नीति धीरे धीरे और तेज होती गई। यानी राजीव गांधी ने तो ऐसा काम कर दिया जो कोई भी सरकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि शाहबानो मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था वो फैसला को पलट के उन्होंने संविधान संशोधन कर दिया, सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए। तो ये लंबे समय तक राष्ट्रीय दल के तौर पर कांग्रेस ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया और उसके साथ साथ जो कांग्रेस के बाद कुछ क्षेत्रीय पार्टियां बनी, जो जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट से बनी, जेपी आंदोलन के बाद कई क्षेत्रीय पार्टियां आई और उन क्षेत्रीय पार्टियों का सबसे मेन जो जगह बताया जा सकता है बिहार और उत्तर प्रदेश में। इन बिहार और उत्तर प्रदेश में भी जितनी भी उस दौरान क्षेत्रीय पार्टियां बनी, सब ने मुस्लिम तुष्टीकरण को आगे बढ़ाया, चाहे नीतीश कुमार हो बिहार में या फिर लालू यादव हो। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स का केंद्र ही मुसलमान है। यानी इन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण को इतना बढ़ा दिया था कि कश्मीर के ऊपर फैसला लेना, आर्टिकल 370 को कमज़ोर करने, यानी वहाँ के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करने के पीछे इनको सिर्फ कश्मीर का डर नहीं था, इनको डर था कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान क्या कहेगा। अब ये मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले राजनीतिक पार्टियां कभी नहीं चाहेगी कि जो पूरी तरह से इस्लामिक एजेंडे पे चलने वाला संगठन है उसके ऊपर प्रतिबंध लग जाए। तो ये इसलिए ऐतिहासिक फैसला है कि ये तुष्टीकरण के आधार पर फैसला नहीं लिया गया है। ये इनपुट के आधार पर लिया गया है कि खुफिया एजेंसी क्या बता रही है, ये क्या ऐसे संगठनों को हिंदुस्तान में रखा जाना चाहिए। अभी तक लंबे समय से इस पर बहस चल रही थी, बार बार दबाव बनाया जा रहा था, बोला जा रहा था कि भाई पीएफआई पर बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन हम लोगों ने पहले भी इस बात पर चर्चा की कि पीएफआई के ऊपर बैन लगेगा, लेकिन पीएफआई पर बैन लगाने के लिए वो सारे सबूत चाहिए। इसके पीछे एक सरकार की एक वजह थी कि अगर पीएफआई के जितने नेता कार्यकर्ता जो गिरफ्तार हो रहे थे पिछले दिनों में, जिस बात का अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कैसे 2 साल पहले ही कह दिया था कि इस संगठन पर बैन लगाया जाना चाहिए। ये उस दौरान की बात है जब सीए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे, पूरे देश में आंदोलन चल रहा था और असम और उत्तर प्रदेश ये दोनों जगह पर विस्फोटक स्थिति हुई थी। उस समय जो स्थितियां ऐसी हो गई थी कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर बस जलाए गए, हिंसात्मक विद्रोह किया गया था। तो ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पीएफआई पर नजर डालना शुरू किया और उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए सारे सबूत इकट्ठा करना शुरू किया गया था। मेरठ से, मुजफ्फरनगर से पीएफआई के कई कार्यकर्ता गिरफ्तार भी किए गए थे, लेकिन
जो कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए वो तो पीएफआई के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन दस्तावेजी प्रमाण कोई नहीं था, दस्तावेज पर कहीं उसका जिक्र नहीं था, क्योंकि जो पीएफआई है वो एक एनजीओ की तरह काम कर रहा था। अलग अलग छोटे छोटे संगठन उससे जुड़े हुए थे, जिसमें से कई पर प्रतिबंध भी लग चुका है, और एसडीपीआई पर इसलिए प्रतिबंध नहीं लगा क्योंकि वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्ट पीएफआई से जुड़ा हुआ अपने आप को नहीं कहता है। ये उसी तरह क्या है जैसे कि कई जो माओवादी जो पार्टियां हैं और माओवादी संगठन हैं, ये दोनों के बीच अंतर होता है। सीपीआई एमएलए अभी जो है बिहार में उसकी बड़ी धमक हो रही है, फिर से राजद के साथ गठबंधन के बाद से, तो माले अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी मानता है। सीपीआई एमएल ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ने की घोषणा तो कर दी, लेकिन उसका एक संगठन जो दूसरे स्तर पर काम करता है वो हथियारबंद दस्ता है। लेकिन कभी भी सीपीआई एमएल ये नहीं कहेगा कि ये हमारे संगठन के लोग हैं। ग्राउंड पर ये पता चलता है कि ये तो सीपीआई एमएल का ही, यानी माले के ही एक्टिविस्ट हैं, माले के ही टेररिस्ट हैं। तो उसी तरह से पीएफआई ने अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए दो तरह के काम करना शुरू कर दिया था। और योगी आदित्यनाथ की सरकार के समय जब भी ये हंगामे शुरू हुए और सीए एनआरसी के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, पूरे देश में विद्रोह किया गया, उस समय पीएफआई के जो लोग गिरफ्तार किए गए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, उन लोगों को प्रमाणित नहीं किया जा सका पूरी तरह से कि ये पीएफआई के हैं ही, क्योंकि उनका कहीं नाम ही नहीं था। ये तो पूरी बड़ी कॉन्स्पिरेसी पीएफआई की थी, जो पूरी तरह से ये देख के चला था कि कैसे यहाँ के कानून के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। कानूनी दांव पेच इन लोगों ने पहले ही सीख लिया था, और इसलिए योगी आदित्यनाथ ने जब इनके ऊपर कार्रवाई शुरू की तो फिर लगा कि सबूत तो इसके खिलाफ काफ़ी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टेट पुलिस इन सबूतों के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकती। इसलिए ये आगे बढ़ा के कई सबूत केंद्र सरकार के पास, होम मिनिस्ट्री के पास भेजे गए और मांग की गई कि इस संगठन के ऊपर बैन लगाना चाहिए। जैसे कि आपने समझाया कि गृह मंत्रालय चाहता था कि उसके पास एक बैलेंस रिपोर्ट हो, पूरा लेखा जोखा हो, पूरे पुख्ता सबूत हो, उसके बाद वो फैसला लेगा। जो फैसला पुख्ता सबूतों के आधार पर हो गया। पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे वो कानपुर का दंगा हो या जिस तरह से दंगा भड़का था नमाज पढ़ने के बाद प्रयागराज हो, कई भी हिंसक झड़प की जो खबरें आई, उसमें भी पीएफआई का हाथ सामने आया। कितना बड़ा और अहम फैसला है ये उत्तर प्रदेश के लिए कि आगे ऐसी घटनाएं अब नहीं होगी? देखिए, ये तो बड़ा फैसला है और इसी बात का हम लोग चर्चा कर रहे थे, इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से केंद्र सरकार को मदद की। जब पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की बात चल रही थी और ये अखिल भारतीय अभियान चलाया जाना था, यानी कि एक बड़ा रेड होने वाला था, और वो रेड क्या था, इस बात के लिए था कि पीएफआई के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी उस सबूत के लिए छापे पड़े और वहाँ एनआईए, उसके साथ साथ ईडी के छापे तो थे ही, साथ में एटीएस को भी जोड़ा गया। यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो उत्तर प्रदेश पुलिस का है, वो पहले से ये तय किए हुए थे कि कहाँ कहाँ पिन आउट किए हुए, कि पॉइंट आउट करके रखा था कि इन जगहों पर पीएफआई की एक्टिविटी चल रही है, और उन एक्टिविटी में एटीएस पहले से नज़र रखी थी। और इसका फ़ायदा एनआईए को भी मिला, ईडी को भी मिला, क्योंकि ईडी और एनआईए को इनपुट उत्तर प्रदेश की पुलिस दे रही थी। तो इन्हीं सबूतों के आधार पर सीएम योगी ने पहले कहा था कि ऐसा किया जाना चाहिए, पीएफआई पर बैन। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पूरा सहयोग किया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पूरा सहयोग किया। अब आगे जो इसके पूरे नेटवर्क को तोड़ा जाएगा, क्योंकि बैन लगाने के बाद भी इस संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो तो अभी भी पूरी तरह से एक्टिव हैं, और अभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। 300 से ज़्यादा जो नेता इसके गिरफ्तार हुए हैं वो तो मोबिलाइज करने वाले लोग हैं, जो ऑफिस चलाने वाले लोग हैं, लेकिन उस संगठन से जुड़े हुए दूसरे लोग हैं वो भी तलाश कर रहे हैं मौके की कि फिर से पनपने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही बात है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो पिछले 3-4 सालों से लगातार कठोर कार्रवाई की जा रही है, एक्शन लिए जा रहे हैं, इसका परिणाम ये देखने को मिलेगा कि अभी जो कानपुर में दंगे हुए नुपुर शर्मा विवाद के बाद, और उस दंगों में भी योगी आदित्यनाथ ने कड़ा एक्शन लिया, बुलडोजर चलाए गए, सबको गिरफ्तार किया गया, और उसमें भी पीएफआई की भूमिका सामने आई थी। तो उस भूमिका को अब खत्म किया जाना है, और उससे जुड़े हुए जो दूसरे लोग हैं जो किसी न किसी तरह
पीएफआई के इशारे पे काम कर रहे थे, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा, पकड़ा जाएगा। और यही वजह है कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद सीएम योगी के साथ सहयोग करने की बातचीत की थी और दोनों की बैठक इस मुद्दे पर भी हुई थी। साथ ही पीएम मोदी ने भी योगी के सहयोग की बात कही है। तो ये सारी स्थितियां स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है योगी के दौरान, और ये पीएफआई पर बैन लगाने का एक बड़ा कारण भी बना। सबसे पहले योगी ने ही इनिशिएट लिया, अब इतना बड़ा एक्शन हो गया, लेकिन कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या ओवैसी हो। जब पीएफआई का पूरा एजेंडा एक्सपोज हो गया तो ये पीएफआई का समर्थन क्यों कर रहे हैं? ये समर्थन करेंगे क्योंकि इन्हीं के सह पर पीएफआई जैसे संगठन जो है, जो आतंकी संगठन है, ये सब पनपता है। इसके समर्थन करने की मेन वजह यही है। ओवैसी को अगर देखें, ओवैसी को सब कुछ पता है कि इनके खिलाफ क्या क्या सबूत मिले हैं, पीएफआई कैसे यहाँ पर इस्लामिक एजेंडे को चलाने का काम कर रहा था, साथ ही वो टारगेट कर रहा था, पीएम मोदी को भी टारगेट कर रहा था, सीएम योगी को भी टारगेट कर रहा था, आरएसएस के कई दफ्तरों पर उसकी नज़र थी। तो ये सारी स्थितियों के बावजूद ओवैसी सिर्फ और सिर्फ इसलिए समर्थन कर रहा है क्योंकि उसे मुसलमानों का वोट चाहिए, और ओवैसी को काउंटर करने के लिए अखिलेश यादव खड़े रहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को लगता है कि हम सबसे बड़े मुस्लिम समर्थक हैं, ओवैसी नहीं हो सकता। अब विपक्षी पार्टियों में इस बात की होड़ है कि कौन सबसे ज़्यादा मुसलमानों का समर्थन करता है, चाहे वो गलत कामों के लिए ही क्यों न करे। तो ये सारी स्थितियां स्पष्ट है, और अब ये कॉन्स्पिरेसी उत्तर प्रदेश में तो नहीं चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पीएफआई पर सबसे पहले योगी सरकार ने ही सवाल उठाए थे। बीते कई सालों से उत्तर प्रदेश में हिंसक झड़प की जितनी भी खबरें सामने आई, सभी में पीएफआई का हाथ रहा। यूपी में पीएफआई का नेटवर्क तेजी से फैल रहा था, पर सरकार ने आखिरकार बड़ा फैसला लेते हुए इसे बैन कर दिया। टेरर फंडिंग, भारत विरोधी एजेंडा, कट्टरवाद, मतलब सबूत गिनाकर सरकार ने बताई पीएफआई पर बैन करने की वजह। मोदी सरकार के इस बड़े फैसले पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।